तो नेक्स्ट हमारा साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। कल हमने किया था लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल में हमने क्या करा था कि जिसमें बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नेक्स्ट साइकिल इज लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे, बट उसके अंदर जाएंगे, अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, बट बैक्टीरिया को किल नहीं करेंगे। तो जो बैक्टीरियोफेज मतलब लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को किल कर रहा था, इट मींस वो बैक्टीरियोफेज हमारे लिए यूजफुल हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे गंगा रिवर है, या और रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ऐसे सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कितने सारे हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है वहां पर। तो अगर इन वाटर में, रिवर्स में बैक्टीरियोफेजेस ज्यादा होंगे, तो बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। तो हमारी जो रिवर्स है, हमारा जो वाटर है, वो नेचुरली प्यूरिफाई होता रहेगा। और ऐसा होता भी है, गंगा रिवर में बैक्टीरियोफेजेस बहुत ज्यादा है। और बाकी जितनी भी रिवर्स है, जितना टाइम लेती है प्यूरिफाई होने में, गंगा रिवर उससे हाफ टाइम में जल्दी प्यूरिफाई हो जाती है। इतने ज्यादा बैक्टीरियोफेजेस है गंगा रिवर के पास। तो नेक्स्ट इज लाइसोजेनिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल भी क्या है? ये बैक्टीरियोफेज प्रोग्राम बहुत सारे लोग बना लेते हैं तो उनके अंदर चले जाते हैं इस तरह उसको। नहीं, वो बैक्टीरिया को ही करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस ने बैक्टीरिया को ही किल करना है। ये बैक्टीरिया के हम अंदर ही जाते हैं, ये हमारे अंदर नहीं जाते। कुछ बैक्टीरियोफेजेस हैं जो, वो पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेजेस है जो, जिनका जो वायरस है वो प्लांट सेल्स के अंदर चला जाएगा, बट वो पर्टिकुलर है। मतलब जो हमारे 99% बैक्टीरियोफेजेस हैं, वो बैक्टीरिया को ही किल करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जाएंगे तो शुगर नहीं, हमारे हमारे अंदर नहीं जाते बैक्टीरिया। डेडी मतलब रहेंगे। हाँ, वो एज इट इज ही रहेंगे। वो अपना जेनेटिक मटेरियल डाल ही नहीं पाते हैं। कुछ है टाइप्स जो डाल देंगे, फिर क्या होगा, फिर हमारी एंटीबॉडीज जाके उसको किल कर देती है, या ज्यादा से ज्यादा हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाएगी, तो हम मेडिसिन ले लेते हैं फिर। तो लाइसोजेनिक साइकिल पे क्या है? वायरल मल्टीप्लिकेशन का एक मोड है। तो लाइसोजेनिक साइकिल में भी बैक्टीरियोफेजेस अपनी नंबर ऑफ कॉलोनीज बनाते हैं। यहाँ पर जो वायरस है वो इमीडिएट लाइसिस नहीं करता। जैसे लाइटिक साइकिल में हमने पढ़ा था, बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दिया, और उसके अंदर अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनाकर बैक्टीरिया को किल कर दिया। बट लाइसोजेनिक साइकिल में ऐसा नहीं होता। लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस डज नॉट कॉज इमीडिएट लाइसिस। तो इस साइकिल में वायरस इमीडिएट लाइसिस नहीं करता है। हम एडवांस को कुछ लाइसेंसिंग के लाइक अगर एडवांस नहीं है, ये बस दो टाइप्स में अवेलेबल है। हमारे लिए बेनिफिशियल तो लाइटिक वाला ही है, जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। इसमें उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बन रही हैं, बैक्टीरिया तो सरवाइव कर ही रहा है। तो हमारे लिए ये यूजफुल नहीं है। यूजफुल हमारे लिए वो है, एडवांस कोई नहीं है, बस दो टाइप्स में अवेलेबल है। इनके वेरिएशन जानती हैं जैसे सबकी रिप्रोडक्शन से वेरिएशन और बाकी न्यूज़ से कम आती है वेरिएशन इनमें वेरिएशन आती है कंटिन्यूअसली सेम नहीं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ये ना, ये बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिशन होती है। और अगर उसकी बात करें हम, बैक्टीरियोफेज की, उसने अपना ही डीएनए दिया और उसी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनवा ली, तो वेरिएशंस नहीं है इनमें। तो देखो, और मियोसिस में होती है वेरिएशन, अब स्टार्ट ही कर रहे हैं। मियोसिस में होती है वेरिएशंस, माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं आती। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल है जिसमें वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बना रहा है, बट वायरस इमीडिएट लाइसिस नहीं करता। अब इसकी भी कुछ फॉलोइंग स्टेजेस है। कौन कौन सी स्टेजेस है? फर्स्ट स्टेज है एंट्री ऑफ वायरल जीनोम इन बैक्टीरियल सेल। तो फर्स्ट स्टेज में जो वायरल जीनोम है वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज क्या हुई?
कि बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम है, वो वायरस के अंदर जाएगा। तो इसके लिए बैक्टीरियोफेज वायरस सबसे पहले बैक्टीरिया के ऊपर खुद को अटैच करता है। अटैच करने के बाद उसके टेल फाइबर्स लाइजोजाइम एंजाइम सिक्रीट करेंगे, जिससे सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी। और सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएगी, बीच में पैसेज बन जाएगा। उस पैसेज के थ्रू जेनेटिक मटेरियल पास हो जाएगा इनटू द होस्ट। जेनेटिक मटेरियल पास कर जाएगा, होस्ट में चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जो हमने लाइटिक साइकिल में पढ़ा था। सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज। तो सेकेंड स्टेप भी हमारा सेम रहेगा। बैक्टीरियोफेज का जीनोम, बैक्टीरियोफेज का जीनोम, जीनोम वर्ड का मतलब जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल यहां पर दो चीजें बना देता है। एक रिप्रेसर बना देगा एंड इंटीग्रेस बना देगा। रिप्रेसर और इंटीग्रेस की फॉर्मेशन हो जाती है। जो रिप्रेसर है, अब रिप्रेसर क्या करता है? रिप्रेसर अलाउ नहीं करता, डज नॉट अलाउ द वायरल जीनोम टू टेक ओवर द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। दो चीजें बना दी ना। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर गया। अब जाकर इसने अपनी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी थी, बट नंबर ऑफ कॉपीज बनाने से पहले दो तरह के प्रोटीन्स बन गए। कौन कौन से प्रोटीन बन गए? एक प्रोटीन बन गया रिप्रेसर, दूसरा प्रोटीन बन गया इंटीग्रेस। रिप्रेसर क्या काम करता है? रिप्रेसर वायरल जीनोम को अलाउ नहीं करता टू टेक ओवर द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। मतलब ये उसकी बॉडी में जाकर अपनी मर्जी का काम नहीं करवा पा रहा। तो जब तक रिप्रेसर रहेगा तब तक रिप्रेसर बैक्टीरियोफेज को अपनी मर्जी, वायरस को अपनी मर्जी नहीं करने देगा, अपना अपनी मशीनरी यूज नहीं करने देगा। हाँ, हाँ, उन्होंने खुद ही बना दिया है। तो जब रिप्रेसर खत्म हो जाएगा, रिप्रेसर यूज हो गया, रिप्रेसर खत्म हो गया, तो फिर नेक्स्ट जो प्रोटीन बना, नेक्स्ट जो एंजाइम बना, इंटीग्रेस एंजाइम। इंटीग्रेस एंजाइम वायरल जीनोम मतलब वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ फ्यूज कर जाएगा। एंड ये फ्यूज कर जाता है, मतलब वायरल जीनोम को बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ये फ्यूज करवा देता है एट अ स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट पर वायरल जीनोम बैक्टीरिया के डीएनए के साथ फ्यूज कर जाएगा। तो ये उसकी अब नंबर ऑफ कॉपीज बनवाएगा, वायरल जीनोम की नंबर ऑफ कॉपीज बनवाएगा। तो जो इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम है इसको हम बोलते हैं प्रोफेज और प्रोवायरस। इस स्टेट में वायरस नॉन विरुलेंट रहता है। इस स्टेट में वायरस बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, बैक्टीरिया को नहीं किल करता। और ये जो स्टेज है, ये स्टेज थोड़े टाइम के लिए ही रहती है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं टेम्परेट स्टेज। ये स्टेज थोड़े टाइम के लिए ही रहती है, जिसके कारण इसके लिए टर्म यूज की जाती है टेम्परेट स्टेज। तो सेकेंड स्टेप इसका क्लियर हुआ। थर्ड स्टेप इज लाइसोजेनी।
तो प्रेशर है वो एक बार जैसे रिलीज कर दिया वायरस को। हाँ, वो यूज हो जाएगा। हाँ। जब वो यूज हो गया, उसके बाद वो इनएक्टिव हो गया, या उसने अब अपना काम नहीं करना। तो जैसे वो ऑलरेडी वायरस की बॉडी के अंदर ही होगा हाँ, प्रेशर पर। उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ, और जब जैसे वो रुकता कैसे, क्योंकि जो जीनोम है वो तो सीधे जाके न्यूक्लियस में चला जाएगा, तो वो रुकेगा हाँ, कैसे उसको? ये क्या करते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर अलग तरह का बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जीनोम था, जो जीनोम है, मान लो इस तरह की कोई पॉकेट बनी हुई है। अब रिप्रेसर है, यहां पर अगर इसकी कॉपी बनानी है ना, अगर इसकी कॉपी बनानी है, या एक सिंगल स्ट्रैंड हमने ले लिया, ये हमने क्या लिया, ये हमारे पास वायरस का जीनोम है। वायरस का जीनोम मतलब ये वायरस का आरएनए है। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए क्या चाहिए, इसकी कॉपी बनाने के लिए हमें चाहिए एमआरएनए। इसकी कॉपी बनाने के लिए एमआरएनए या कुछ ऐसे प्रोटीन्स चाहिए जो इसकी कॉपी बना पाए। तो ये एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन साइट। इसको मैं आई से डिनोट कर रही हूँ, इनिशिएशन साइट। बीच में ये वो वाला पार्ट है जिसने इंफॉर्मेशन को कैरी करा हुआ है, और यहाँ पर ये वो वाला पार्ट है जिसको हम टी से मार्क कर देते हैं, टर्मिनेटर रीजन। आए जिसको मार्क करा है इनिशिएशन साइट, वो वाली साइट जहां से कॉपी बननी शुरू होगी। बीच में वो वाली इंफॉर्मेशन जिस जिस इंफॉर्मेशन से इसने अपने लिए प्रोटीन्स या एंजाइम बनवाने हैं। लास्ट वाला पार्ट जिसको हमने टी मार्क करा है, दैट इज टर्मिनेटर रीजन, जहां पर जाकर कॉपी बननी स्टॉप हो जाएगी। अब जो रिप्रेसर होगा, देखो, इनिशिएटर साइट पर आकर किसी ना किसी को तो अटैच होना पड़ेगा। तो इनिशिएटर साइट पर कौन अटैच होता है, इनिशिएटर साइट पर अटैच होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, क्या बोलते थे उसको हम, नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनिशिएटर साइट पर जाकर अटैच होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के अटैच होने से पहले, इन मॉलिक्यूल्स के अटैच होने से पहले यहां पर रिप्रेसर अटैच हो जाता है। यहाँ पर रिप्रेसर अटैच हो जाता है। तो अगर यहाँ पर रिप्रेसर अटैच हो गया, तो जिस पार्टिकल ने यहाँ पर अटैच होना था और उसने ये सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी करना था, वो यहाँ पर अटैच ही नहीं हो पाएगा। इसने उसका पाथ ब्लॉक कर दिया। और जैसे इसने एक बार कर दिया ब्लॉक, हाँ, फिर ये हट जाता है या फिर ये? लेटर ऑन इसकी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स या उसकी बॉडी में कुछ ऐसे पार्टिकल्स रिलीज होंगे, जैसे ग्लूकोज रिलीज हो गया बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ने हमारे से ही ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये फिर रिप्रेसर वहां से हटकर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा। तो फिर ये साइट दोबारा से एम्प्टी हो गई, एक्टिव साइट बन गई। अब यहाँ पर आकर वो जुड़ जाएगा, ऑपरेटर जुड़ जाएगा, ऑपरेटर होता है वो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से काम करते हैं। जो इंटीग्रेस है तो वो कैसे मतलब करता है काम? इंटीग्रेज ने उसको आगे आगे चलाना है। अब रिप्रेसर हट गया, अब दूसरा क्या आकर लगेगा, इंटीग्रेस आकर लगेगा। और फिर तो इंटीग्रेस उसकी कॉपीज बनवा रहा है, रिप्रेसर की एफिनिटी ज्यादा है। तो ऑपरेटर इंटीग्रेस ही है। हाँ, ऑपरे यहाँ इसके केस में ऑपरेटर इंटीग्रेस एंजाइम है। जैसे इसने एक बार कॉपीज बना ली तो एक रिप्रेसर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होगा, कि या फिर एक बार प्रोड्यूस हुआ एंट्री पे उसके फिर प्रोड्यूस नहीं होगा? हो सकता है, बीच में भी हो सकता है वो। पता क्या होता है, ऐसा नहीं है, ये सिस्टम ऐसा नहीं चलता। ये जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर किसी ना किसी चीज के साथ अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला कि हो सकता है हमने हमारी बॉडी में ही ये बैक्टीरिया है और उसके अंदर ही ये बैक्टीरियोफेज चला गया, या बैक्टीरिया को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ग्लूकोज मिल गया, लैक्टोज मिल गया। जैसे ही उसने लैक्टोज कंज्यूम करा, रिप्रेसर यहाँ से डिटैच होकर लैक्टोज के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। अब जब तक उसकी बॉडी में लैक्टोज रहेगा तब तक रिप्रेसर बिजी है।
जैसे ही उसने लैक्टोज को डाइजेस्ट कर लिया, रिप्रेसर फ्री हो गया, दोबारा से आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगेन ये प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप कर देगा। फिर दोबारा उसको अपने सराउंडिंग मीडियम से लैक्टोज ग्लूकोज कुछ भी मिल रहा है, तो दोबारा से रिप्रेसर डिटैच हो जाएगा, फिर उसके साथ अटैच हो जाएगा, इसकी कॉपीज बननी शुरू हो जाएंगी। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, 12th में प्रॉपर डिटेल में करवाया होगा। तो नेक्स्ट इज लाइसोजेनी, जो हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज लाइसोजेनी। लाइसोजेनी क्या बोलते हैं, कंडीशन। अब होस्ट सेल किस कंडीशन में है, जिसमें होस्ट सेल ने प्रोफेज को कैरी करा हुआ है, उस स्टेज को हम बोलते हैं लाइसोजेनी। जिस स्टेज में प्रोफेज को कैरी करा है होस्ट सेल ने, उस फेज को हम कह देते हैं लाइसोजेनी। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोफेज प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोफेज प्रेजेंट है, बट बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा। बैक्टीरिया के अंदर प्रोफेज प्रेजेंट है, बट वो प्रोफेज बैक्टीरिया की लाइसिस नहीं कर रहा, बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा, अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। और प्लस साथ में बैक्टीरिया की भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बैक्टीरिया भी मल्टीप्लाई कर रहा है, अंदर बैक्टीरियोफेज भी मल्टीप्लाई कर रहा है, बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा। बैक्टीरिया वो अपना मैकेनिज्म चला रहे हैं, लेकिन हाँ, बैक्टीरिया अपना मैकेनिज्म चला रहा है, और ये भी उसके अंदर अपनी कॉपीज बनाता जा रहा है। मतलब फर्स्ट केस में तो हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरियोफेज की जब नंबर ऑफ कॉपीज बन जाती हैं, तो फिर वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा, बैक्टीरिया बर्स्ट नहीं हो रहा, उल्टा बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन रहे हैं, दो से चार बन रहे हैं। जिस बैक्टीरिया में कुछ है हम्म। तो वाला बैक्टीरिया जब कुछ करेगा हाँ, तो डॉटर इंडिविजुअल्स में आएंगे, दोनों में आएंगे। मैम जैसे अगर कोई नॉर्मल सेल है ह्यूमन का, उसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर जब माइटोसिस होता है, तो उसकी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो डबल हो जाएगा, फिर बाद में न्यूक्लियस स्प्लिट होगा। तो अगर उस टाइम पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो रहा है, तब अगर वायरस हो जाता है, अटैच करता है अपने आप को, उस वक्त तो जो सेल है वो अपनी ऐसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम कर देता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर देगा। हमारे केस में ना कुछ और मैकेनिज्म चलता है। अब अगर एनिमल सेल्स में जब हमारे सेल्स की बात हो रही है कि न्यूक्लियस डबल अमाउंट पे हो गया है, उस टाइम पे वायरस अंदर आ गया है, तो हमारे सेल्स बहुत स्मार्ट है, हमारे सेल्स कुछ केमिकल्स सिक्रीट कर देते हैं, उनको इंटेग्रल प्रोटीन्स ऐसे कुछ बोलते हैं। तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, केमिकल सिक्रीट कर देते हैं, वो सराउंडिंग सेल्स को बता देते हैं कि मेरे अंदर वायरस आ गया है। तो सराउंडिंग सेल उसके रिस्पॉन्स में उसके लिए टॉक्सिन्स सिक्रीट करते हैं, जिसकी प्रेजेंस में वो वायरस को किल कर देते हैं। अब जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, वो सेल तो अब सरवाइव करेगा ही नहीं, वो सेल तो अब डेड होगा ही होगा। बैक्टीरिया के केस में अगर जैसे यही वाला जो साइकिल चल रहा है, बैक्टीरिया के केस में भी तो पहले जेनेटिक मटेरियल डबल होगा। अब जब जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ, तो इस केस में बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ रहा, बैक्टीरिया अपना नॉर्मल रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो इस टाइप की जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जिसके अंदर प्रोफेजेस भी मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करता जा रहा है, इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन को हम लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, हार्मिंग द लेटर, लेटर मतलब वो बैक्टीरिया, विदाउट हार्मिंग द लेटर मतलब विदाउट हार्मिंग द बैक्टीरिया। मैम जो उस लाइसोजेनिक वायरस है, जिसने अपना मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ कॉपीज बना ली, तो एक टाइम पे तो वो भी मतलब पहुंच जाएगा ना, तो हाँ, वो अब कर भी सकता है किल लेटर ऑन स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में वो नहीं करता। जैसे हमने जो लाइटिक साइकिल में पढ़ा था, लाइटिक साइकिल में इनिशियल स्टेजेस में ही उसको किल कर दिया था। तो ये बट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता रहेगा हाँ, और सेल होस्ट को। हार्मलेस है, लास्ट में जाकर बहुत कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। फोर्थ स्टेज आती है
कन्वर्जन इनटू लाइटिक फेज आ गया ना, वही कि अब उसने उसको लास्ट में जाकर लाइटिक फेज में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन इनटू लाइटिक फेज ओकेजनली। अब ओकेजनली कभी कभी क्या होता है कि जो रिप्रेसर की फॉर्मेशन हो रही थी, वो रिप्रेसर की फॉर्मेशन होना बंद हो गया। अगर तो रिप्रेसर की फॉर्मेशन हो जाती तो फिर बैक्टीरियोफेज की मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाती, फिर इसको लाइटिक फेज में जाने की जरूरत ही ना पड़ती। बट कभी कभी क्या होता है, रिप्रेसर फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाती है। अब अगर रिप्रेसर फॉर्मेशन इनहिबिट हो गई तो जो वहां पर दूसरा क्या था, इंटेग्रल इंटीग्रेशन इंटीग्रल प्रोटीन ही हो गए वो, इंटीग्रेशन। तो वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी स्टार्ट कर देते हैं। रिप्रेसर बन नहीं रहा, तो जो इंटेग्रल होगा वो उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा बनाता जाएगा। बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जीनोम बहुत ज्यादा हो जाने के कारण बैक्टीरिया बर्स्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्यों, क्या रीजंस है कि जिसके कारण रिप्रेसर बनना बंद हो गया। तो क्या रीजंस हैं जिसके कारण रिप्रेसर बनना बंद हो गया। कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस पास हो गई हैं। केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस पास हो रही है या मस्टर्ड गैस की प्रेजेंस में बैक्टीरिया पड़ा हुआ है। और स्ट्रेस इनहिबिशन भी हो सकती है। बैक्टीरिया को स्ट्रेस होता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस, कि जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए था, उसको थोड़ी सी मॉइस्ट कंडीशन चाहिए थी, अचानक से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ड्राई कंडीशंस होगी, अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, ये वाले स्ट्रेस होते हैं बैक्टीरिया को। तो स्ट्रेस के कारण रिप्रेसर की फॉर्मेशन होनी बंद हो जाती है। क्या रीजंस हैं जिसके कारण रिप्रेसर नहीं बन रहे। फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और स्ट्रेस हो सकता है। फिर ऐसे केसेस में क्या होगा, जो वायरल जीनोम है, वायरल जीनोम सेपरेट हो जाता है बैक्टीरिया के जीनोम से, और अब ये जीनोम विरुलेंट बन जाएगा। विरुलेंट मतलब इन्फेक्शियस बन जाएगा या फिर लाइटिक बन जाएगा, लाइसिस कॉज करेगा, बैक्टीरिया को तोड़ देगा। और इट, जो अभी तक इसने नहीं करा था, अब ये इट टेक्स ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। अब ये बैक्टीरिया की मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा। पहले तो बैक्टीरिया की मर्जी से सारा काम चल रहा था, इसकी भी कॉपीज बन रही थी, बैक्टीरिया भी खुश था, ये भी खुश था। बट अब ये अपनी मनमानी पे उतर आया है। तो अंडरगोस रेप्लिकेशन, अब ये बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है और बहुत सारे अपने वायरल प्रोटीन्स बना रहे हैं, अपने वायरल पार्टिकल्स बना रहे हैं, जिसके कारण जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है। और जब बैक्टीरियल सेल की लाइसिस होगी तो ये सारे वायरस पार्टिकल्स वहां से लिबरेट हो जाए। इजी जा रहा है लाइसोजेनिक साइकिल भी, दोनों में डिफरेंस भी हमें समझ में आ रहा है। लाइटिक साइकिल में क्या क्या नहीं हुआ था, वो चीजें इसमें हो रही है। हम इसको वायरस तब बोलते हैं जब ये सेल के अंदर होता है, लिविंग सेल के अंदर होता है। अगर ये बैक्टीरिया के अंदर है, एनिमल सेल के अंदर है या प्लांट सेल के अंदर है, तो ऐसे केसेस में हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं वायरस। बट जब तक ये होस्ट से बाहर है, जब तक ये इनर्ट है, इनर्ट मतलब जब तक ये नॉन रिएक्टिव है, और कहाँ है, आउटसाइड इट्स होस्ट, होस्ट की बॉडी में नहीं है, तो फिर तब हम इसको वायरॉइन बोलते हैं। वायरॉइन। फिर इसको वायरस कब बोलते हैं, जब ये होस्ट के सेल्स के अंदर जाता है, तब इसको वायरस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस।
ये दोनों जो साइकिल हमने पढ़े, दोनों साइकिल हमने बैक्टीरियोफेजेस के ही पढ़े हैं। बैक्टीरियोफेजेस में दो तरह के साइकिल होते हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। दोनों साइकिल अच्छे से समझ में आ गए, क्लियर हो गए साइकिल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस, वायरस किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है, कौन सी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कि किस कौन से मैकेनिज्म को ये फॉलो करता है, इन चीजों को हम बैक्टीरियोफेजेस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। सेकंड, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने में बैक्टीरियोफेजेस को हम यूज कर सकते हैं। और थर्ड, purity of holy Ganga is due to presence of bacteriophage। बैक्टीरियोफेज क्या करते हैं? गंगा रिवर में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरियोफेजेस उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, तो जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होती। हम गंगा में जाते हैं, नहाते हैं, कितना कुछ करते हैं वहां पर, तो हमें इन्फेक्शन नहीं होती। रीजन, बैक्टीरियोफेजेस ने हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल कर। हाँ, पीते भी हैं। नहीं करता, ऐसे कह देते हैं कि ये जो गंगा का पानी है इसको घर लेकर जाकर बॉईल करके फिर रख लो अपने पास, फिर उसको पी लो। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया बच गया है तो फिर वो किल हो जाता है, हीट किल हो जाता है। ये बैक्टीरियोफेज भी कोई होगा तो हीट किल हो जाएगा। वैसे बैक्टीरियोफेज नहीं है, आगे बैक्टीरिया होगा, लेकिन वो तो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। आर्के बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेजेस किल कर सकते हैं। है तो ये वायरस है, कोई बात नहीं, एक्सट्रीम है तो वायरस भी एक्सट्रीम क्लाइमेट में सरवाइव कर लेता है। तो इसके साथ हाँ, जो सेल वॉल होगी वो तो नॉर्मल बैक्टीरिया से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो उसमें रहते हैं ना, मतलब स्ट्रक्चर भी अलग होगा काफी, क्योंकि वो बहुत आर्के बैक्टीरिया का, हाँ, हाँ, उसकी सेल वॉल वेरी करती है आर्के बैक्टीरिया की। नॉर्मल बैक्टीरिया फेज तोड़ लेगा सेल वॉल को, लाइसोजाइम तोड़ देता है, अच्छा लाइसोजाइम तोड़ देता है। कर लिया हुआ है, नोट कर दो ऊपर। कोई भी वो बैक्टीरिया फेज कर सकता है, चाहे वो आगे बैक्टीरिया। पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेजेस पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे काम करते हैं, मतलब हर एक बैक्टीरिया, और सबकी सेम है, बट ये नहीं करते ना अलग। अब वायरस डिजीजेस भी तो अलग अलग ही कॉज करता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, सबसे पहले हमारे पास आगे वायरस आ गया टीएमवी, दैट इज टोबैको मोजैक वायरस। मैंने ग्रुप में इसकी पिक्चर भी डाली थी टोबैको मोजैक वायरस की। कैसा वायरस है? रॉड शेप्ड वायरस है। टोबैको मोजैक वायरस कैसा वायरस है? हमारा वो टॉपिक खत्म हो गया बैक्टीरियोफेज वाला, उसका साइकिल खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम एक पर्टिकुलर वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ, ये सारा सीबीएसई का ही है। ये है टोबैको मोजैक वायरस। तो कैसा वायरस है? रॉड शेप्ड वायरस है। तो ये लगे पिछले बार वो बैक्टीरियोफेज था, ये वायरस है। बैक्टीरिया वायरस ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का वायरस है, ये टोबैको मोजैक वायरस प्लांट का वायरस है। सारे के सारे वायरस बैक्टीरियोफेज के अंदर नहीं ना रहते, कुछ वायरस बिना बैक्टीरियोफेज के भी तो रहते हैं जो हमें डिजीजेस कॉज करते हैं। ये जो नॉर्मल वायरस है ना, नॉर्मल वायरस बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं पाता। क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि बैक्टीरिया के पास, उसके पास फ्लैजेला है, सीलिया है, एक तो उसकी सेल वॉल है।
प्लस बैक्टीरिया मूव करता है, इमोबाइल नहीं है। प्लांट सेल तो इमोबाइल है, उसके ऊपर अगर ये खुद जाएगा तो उसके ऊपर ये थोड़ी देर बैठ सकता है। बैक्टीरिया अपने ऊपर किसी को बैठने थोड़ी देगा, जिसके कारण उसको बैक्टीरियोफेज की जरूरत है। उसकी टेल फाइबर्स बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ जाके अटैच हो जाती हैं, बैक्टीरिया उसको रिमूव कर ही नहीं पाता। हमें वायरस को हमारी बॉडी में जाने के लिए बैक्टीरियोफेज की जरूरत नहीं है, बट बैक्टीरिया में जाने के लिए उसको बैक्टीरियोफेज की जरूरत है। हम हाँ, बट हमारे सेल्स नहीं ना करते। अब अगर ये स्किन की टॉप मोस्ट एपिथीलियम है, एपिथीलियम को क्रॉस करके कोई बैक्टीरिया अब अंदर मेरी थर्ड स्किन की थर्ड लेयर पे पहुंच गया है, तो अब मैं जितना मर्जी मूव करती रहूं, सेल तो उधर का उधर ही है। फर्स्ट लेयर को भी पहुंचने में, फर्स्ट लेयर को पीएफ करने में तो उसको कुछ ना कुछ तो हम सोए हुए हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बैठे हुए हैं। अब इस टाइम पे भी हमारी पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही, हो सकता है हमारे क्लोथ्स में कहीं वायरस हो, हमारी बैक में वायरस हो, हिला तो हम सिर्फ अपने हाथ ही रहे हैं, जा सकता है वायरस। फिर जब हम इनहेल करते हैं तो बहुत सारे वायरस एयर के थ्रू चले गए, हमने खाना खाया फूड के थ्रू चले गए, तो ये कैसे है ना, बहुत कुछ सब कुछ तो भी हमें डायरिया हो जाता है, तो भी हमें लूज मोशंस हो जाते हैं। इट मींस वो रेजिस्टेंट है HCl को। हाँ, फिर नहीं कर पा रहा वो उसको। अगर कोई हम पुराना खाना खाते हैं, उसको फंगस लग जाती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती, तो भी तो हमारा स्टमक अपसेट हो ही जाता है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शंस हो जाती हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं। तो नेक्स्ट, टोबैको मोज़ैक वायरस कैसा वायरस है? अभी हमने डायग्राम भी देखा, रॉड शेप्ड वायरस है ये। अब जो रॉड है, रॉड इसका कोर है, इसकी मेन बॉडी है। ये जो येलो कलर का हमने पार्ट देखा ना, ये इसकी मेन बॉडी है। और इसका कोर, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, इसके कोर में इसने क्या कंटेन करा हुआ है? हेलिकली कॉइल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो डायग्राम दोबारा से देख लो। जो वायरस है, वायरस के कोर में, वायरस के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? हेलिकली, हेलिकल वर्ड का मतलब होता है स्प्रिंग लाइक, जैसे स्प्रिंग घूमता है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA स्प्रिंग के जैसा घूमा हुआ है जो इसके कोर में प्रेजेंट होता है। और ये कैसा वायरस है? ये रॉड शेप्ड वायरस है। इतना बात क्लियर हो गया? फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? जो वायरस है उसके अंदर तो डीएनए होता था, तो डीएनए से फिर आरएनए कुछ वायरस के पास DNA होता है, कुछ वायरस के पास RNA होता है। आरएनए से वो कैसे करेगा फिर, मतलब डीएनए चाहिए होता है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए DNA चाहिए होता है, क्योंकि अब हमें भी मल्टीप्लिकेशन के लिए DNA से RNA बनता है। बट जिन वायरसेस के पास RNA होता है, उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पहले RNA से DNA बनाता है, फिर दोबारा DNA से mRNA बनाता है। हमारी बॉडी में तो क्या होता है? DNA होता है, DNA से mRNA बन जाता है। बट इनके केसेस में, अब ये चीजें आपने 10th में पढ़ी हुई है क्या, mRNA वगैरह? फिर आपको कैसे पता है इन चीजों के बारे में? मैं हमारी क्लास जब हो गया मैंने बताया कि मतलब क्लास में सुना है इसलिए पता है? हाँ, हमारे पास हमारे न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। जब भी कोई प्रोटीन बनाना है, DNA से पहले mRNA बनाना पड़ता है। mRNA rRNA की हेल्प से प्रोटीन बनाता है, नॉर्मल जो मैकेनिज्म चलता है। अब वायरस के पास है ही RNA, तो पहले RNA से DNA बनेगा, फिर दोबारा mRNA बनेगा, फिर rRNA की हेल्प से प्रोटीन बनेगा। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका। RNA से DNA बनता है वायरसेस में। जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो क्वाइट होता है। तो जो आरएनए होता है उसमें आधी तो नहीं होती इंफॉर्मेशन की, मतलब जितनी सिर्फ वो करनी है, वो हमारी बॉडी के केस में है ना, तो इसके आरएनए में पूरी इंफॉर्मेशन होती इसके RNA में इसको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी है।
उसका जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है। डीएनए हैवी स्ट्रक्चर होता है, आरएनए इतना हैवी नहीं होता, ये होल्ड नहीं कर पाता इतना हैवी। तो कुछ वायरसेस डीएनए कैरी करते हैं, कुछ वायरसेस आरएनए कैरी करते हैं, और जो टोबैको मोज़ैक वायरस है इसके पास आरएनए होता है। ठीक है। और कैसा आरएनए? हेलिकली कॉइल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अभी आपने डायग्राम देखा, येलो कलर का जो पार्ट था वो इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी। किससे बनी हुई है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग? प्रोटीन से बनी हुई है। दैट प्रोटीन इज नोन एज कैप्सिड। उस प्रोटीन को हम कैप्सिड बोलते हैं। दूसरे मैम बैक्टीरिया फेज में होते हैं कैप्सिड। हम्म। बैक्टीरिया फेज रिटर्न होते हैं कैप्सिड। हाँ, जो बैक्टीरियोफेज का हेड है वो किस प्रोटीन का बना है? कैप्सिड का ही बना है। तो इसकी जो प्रोटेक्टिव कवरिंग हो गई। अब देखो, सारा सारा नहीं हम नोट करेंगे, जितना जितना मैं हाईलाइट करूंगी, जो जो मैं समझाऊंगी बस उतना ही करना है हमने। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्रोटीन की बनी हुई, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या लिखा है? अराउंड द इन्फेक्टिव पार्ट। अराउंड द इन्फेक्टिव पार्ट मतलब इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। अंदर क्या प्रेजेंट है? अंदर आरएनए प्रेजेंट है। तो आरएनए इसका इन्फेक्टिव पार्ट है। अब जो कैप्सिड है, कैप्सिड 2130 सब यूनिट्स से मिलकर बना है, और इन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। इन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर्स। नेक्स्ट लाइन मत लिखना। कैप्सिड ए को छोटा येलो वाला था कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कैप्सिड बोल देते हैं। हाँ, वो ये पूरा का पूरा जो येलो है दैट इज कैप्सिड। एक सिंगल येलो कैप्सोमियर 2130। तो इनको हम कैप्सोमियर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, जो टीएमवी है, टोबैको मोज़ैक वायरस है, ये क्या करेगा? टोबैको प्लांट को मोज़ैक डाइजीज कॉज करता है ये। टोबैको प्लांट को डाइजीज कॉज करता है ये, और टोबैको लीव्स को डाइजीज कॉज करता है ये। अब होगा क्या लीव्स में? लीव्स में लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। यंग लीव्स में, यंग लीव्स के पास तो कितनी सारी क्लोरोफिल होती है, बट जिस टोबैको प्लांट के अंदर टोबैको मोज़ैक वायरस एंटर कर जाएगा, वहां पर यंग लीव्स में लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा। तो लीव्स में कुछ पार्ट नॉन ग्रीन होगा, कुछ पार्ट ग्रीन होगा, तो ग्रीन कलर के पैचेस बन जाएंगे लीव्स में, और वो ऐसे दिखाई देंगे। ये जो ग्रीन पैचेस बनेंगे, जो ग्रीन एरियाज हैं, ये थिक होंगे। ग्रीन एरियाज थिक होंगे, और थिक होने के कारण कैसी अपीयरेंस आएगी? ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस आएगी। ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, जैसे छाले पड़े हो ऊपर को उठा हुआ। हाँ, तो ये नेक्स्ट डायग्राम जिसमें ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस है। तो ऐसी लीफ दिखाई देती है फिर। तो ये डाइजीज प्लांट है। मैम एक वो भी होता है जिसमें पत्तों के ऊपर एक मोटे मोटे वो बन जाते हैं क्या बोलते हैं? मोस्टली ना वो पीपल के पेड़ पर होता है। वो उसकी डाइजीज है, वो भी आएगा। देन जो इन्फेक्टेड लीव्स है, जो इन्फेक्टेड लीव्स है, अब कुछ लीव्स के ऊपर तो ऐसे पैचेस बन गए, कुछ लीव्स कर्ल कर जाती हैं, या फिर लीव्स में डिस्टॉर्शंस हो जाती है। कुछ लीव्स कर्ल कर जाएंगी या कुछ लीव्स में डिस्टॉर्शन हो जाएगी। जैसे इन्फेक्टेड हम टीम अगर ये ह्यूमन बॉडी को डेवलप करती है, टच हो जाएगी तो इसका मतलब नहीं, हमें नहीं होगी। मैम जो आपने पूछी है उसमें तो करियर फंड डिस्क्लोजर की। उसमें नहीं हुई ना, उसमें पैचेस दिखाए हुए हैं। कुछ केसेस में कर्ल, लीव्स कर्ल हो जाती है या डिस्टॉर्ट हो जाती है। अच्छा कोई एक चीज होगी या सब एक साथ? एक दो चीजें हो जाएंगी। कर लिया नोट टीएमवी?
तो नेक्स्ट वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो हमें डायजीज कॉज करता है, एड्स कॉज करता है। तो नेक्स्ट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एड्स का वायरस, इम्यूनो आइड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये कैसा वायरस है? ये राउंड वायरस है। TMV रॉड शेप्ड वायरस था। इन्फेक्ट कैसे करेंगे, सेल के अंदर कैसे जाएगा? वो तो एक उसके पास ना एक फाइबर है, तो वो उसको सेल को जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही सेल वॉल को ब्रेक करता हुआ अंदर चला जाता है। उसी कैप्सिड में भी लाइस क्या लाइक हाँ, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। हाँ, ये कुछ केमिकल्स तो सिक्रेट करेंगे तभी अंदर चलेंगे, अगर नहीं भी जाते तो जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ना सेल वॉल के ऊपर, ये हम प्रोटीन्स के थ्रू क्रॉस कर जाते हैं। HIV, नेक्स्ट डायग्राम HIV का। वो था बैक्टीरियल फेज, उसका जो डीएनए था वो डायरेक्ट अंदर इंजेक्ट होता था। इसका तो आरएनए ये पूरा का पूरा ही जाता है, कैप्सिड के साथ में चलता है कैप्सिड भी साथ में जाता है। और पूरे न्यूक्लियस के अंदर कैप्सिड चलता है। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर कैप्सिड नहीं जाएगा। वो कैप्सिड कैसे वो शेड करे? ये पूरा का पूरा वायरस हमारे सेल के अंदर जाता है, देन वहां पे ओपन हो जाता है, फिर अपना जीनोम हमारे जीनोम के साथ मिक्स कर देता है कैप्सिड पे छुप जाता है साइड पर। साइटोप्लाज्म के अंदर ही। तो ये कैसा वायरस है? ये राउंड शेप्ड वायरस है। अब अगेन इसका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा? RNA होगा। तो जिन वायरसेस के केस में RNA जेनेटिक मटेरियल है और RNA से DNA बनता है, उन वायरसेस को हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। तो ये राउंड वायरस है, इसको हम रेट्रो वायरस बोलते हैं। इसका डायामीटर 100 नैनोमीटर होता है। कितना डायामीटर होगा? 100 नैनोमीटर। अब सरफेस, जैसे TMV को बाहर कैप्सिड मिला हुआ था, अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखो, इसके सरफेस पर इसका जो एनवेलप है वहां पर ये स्पाइक लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इसका जो सरफेस है, इसका जो एनवेलप है, इसने क्या बेयर करा हुआ है? स्पाइक्स बेयर करे हुए हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट है यहाँ पर। और ये स्पाइक्स किसके बने हुए हैं? ये स्पाइक्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और इन स्पाइक्स को हम पेप्लोमर्स बोलते हैं। इन स्पाइक्स को हम पेप्लोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनका जो राउंड सरफेस है, राउंड सरफेस के बाहर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, वो प्रोटीन्स एज स्पाइक्स अपेयर होते हैं हमें। तो TMV के केस में कैप्सिड बोला था, कैप्सोमेयर बोला था, इसके केस में हम पेप्लोमर्स बोलते हैं। टीएमसी है वो जैसे क्लोरोफिल के साथ कुछ हम वो कर देता है, क्लोरोफिल किसका बनाता है उसको? क्लोरोफिल बनने नहीं देता। तो जो पहले बन चुकी है लीव्स में वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अब और इसने बनने नहीं देना, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। तो एक सेल के अंदर मेन इसका जो वो होता है सिम्टम्स होते हैं तो हाँ, बेसिकली वही करता है ये। अब नेक्स्ट देखो, ये तो सरफेस की बात हुई कि सरफेस के ऊपर स्पाइक्स हैं, और वो स्पाइक्स प्रोटीन्स हैं। कौन से प्रोटीन्स हैं? पेप्लोमर्स हैं। इनर टू एनवेलप, इसकी एनवेलप के अंदर वायरल वॉल प्रेजेंट है, और वो वायरल वॉल 2 लेयर्स की बनी हुई। एनवेलप के अंदर वायरल वॉल प्रेजेंट है, वो वायरल वॉल 2 लेयर्स की बनी हुई है। तो अब आप देख सकते हो डायग्राम,
जो ग्रीन और येलो कलर की वॉल्स दिखाई दे रही हैं वो है उसकी वायरल वॉल, 2 लेयर्स है। और बिल्कुल सेंटर में, कोर में क्या प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर में 2 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट है। प्रेजेंट आरएनए है, 2 आरएनए प्रेजेंट है इसके पास, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है। प्लस तो इसके पास होते ही 2 है। प्लस इसके बिल्कुल कोर में प्रोटीन प्रेजेंट है, आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे। प्रोटीन प्रेजेंट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम प्रेजेंट है। अब आ गया ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम, जो आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है। तो इसके अंदर तो दो आ रहे हैं, तो दो भी नहीं बनते। हाँ, जो आरएनए अपना यूज करेगा वो वाला बन जाएगा। उसके पास मतलब दिमाग होता है कि मतलब ये वाला इतना है ये वाला। अलग अलग कॉपीज बनाते हैं ना, एक आरएनए अलग कॉपीज बना रहे हैं, दूसरा आरएनए अपनी अलग कॉपीज बना रहा है। इसीलिए तो ये बहुत हाईली इंफेक्शियस है, जल्दी डिजीज ट्रीट ही नहीं होती है एड्स। तो मतलब जो एक आ रहा है हमने अलग कॉपी बनाया उसके अंदर दोनों आ रहे हैं या फिर उसके अंदर सिर्फ उसी की टाइप के आ रहे हैं। इसने साइटोप्लाज्म में कॉपीज बनाई है, जब उसके अंदर वायरस बनेगा तो वायरस के अंदर दोनों कॉपीज आ जाएंगी। अब जो HIV है, HIV वायरस हमें एड्स कॉज करता है ये। और अभी तक इसकी कोई रेमेडी नहीं आई, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला एड्स का। एज में मतलब होता क्या एड्स में क्या होता है, ये हमारे इम्यूनिटी पर काम करता है। मतलब हमारे WBCs, T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स को किल करना शुरू कर देता है। बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। और जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई, इम्यूनिटी वीक होने के कारण हमारी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है टू मेनी अदर डाइजीजेस। अब हमें कोल्ड भी हो जाएगा, हमें कफ भी हो जाएगा, हमें और इन्फेक्शंस हो जाएंगी, हमें आई इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया हो गया, मल्टीपल डाइजीजेस हो जाएंगी हमें, क्योंकि हम इम्यूनो डेफिशिएंट है। हमारे सराउंडिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं। जब हम इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं तो हमें उसी टाइम पर मल्टीपल डाइजीजेस हो जाती है, और मल्टीपल डाइजीजेस होने के कारण पेशेंट की डेथ होती है। ये एचआईवी वायरस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सॉरी एड्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मतलब एचआईवी वायरस में हमारे बर्थ थी हमारे जिन जिन हमारे अंदर नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगर एक किसी मेल को अगर एड्स है और वो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है किसी फीमेल के साथ, तो फीमेल को भी एड्स हो जाए। तो उसको तो जिस मेल को एड्स प्रॉब्लम है उसके बाद एचआईवी वायरस का बर्थ, बाय बर्थ नहीं है ये। मतलब अगर वो सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकती है, रेजर्स यूज करने से हो सकती है, सिरिंजेस यूज करने से हो सकती है। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अब एक दो केसेस आए तो थे, पता नहीं कौन था, कोई बर्गर वाला था, तो उसका कट लग गया, उसको एड्स थी, उसका कट लग गया तो बर्गर में उसका कहीं कोई ब्लड स्पॉट चला गया, टिक्की में या कहीं भी, तो आगे जिसने वो खाया उसको एड्स हो गई। मतलब उससे 2-3 लोगों को एड्स हो गई। तब जब वो चेक करवाया कि कहाँ से ये एड्स आई, कहाँ से है, ना हमने रेजर यूज किया, ना उन्होंने कोई वो ड्रग एब्यूज थे, ना उन्होंने कोई यूज सिरिंजेस यूज करी, ना कोई सेक्सुअल कांटेक्ट था, तो एड्स हो कहाँ से गई उसको। फिर पता चला कि वहां से 2-3 और लोगों ने बर्गर कंज्यूम किया था, तो उसको बनाने वाले को एड्स थी। तो मैम ये जैसे ब्लड में आना चाहिए, तो ये अगर हमने खा लिया बर्गर तो खा लिया, तो खाने के बाद फिर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मतलब नहीं होता, नहीं होता। और जैसे उसका सिंगल अच्छा ये कुछ होता है ना मतलब इसका फिर ये जैसे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को नहीं इफेक्ट करेगा, सीधा वाइट ये ब्लड WBCs को ही किल करता है, ये इम्यून सेल्स को किल करता है बस। सेल्स पर। हाँ, ये एक्टिव इम्यून सेल्स पे करता है।
मतलब इम्यून सेल्स को ऐसे पता नहीं चलता कि ये वाला इन्फेक्टेड है तो उनको पता चलता है, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। अगर ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगा तो एंटीबॉडीज इसको किल ही नहीं कर पाएंगी। स्ट्रक्चर कैसे इसमें दिमाग है स्ट्रक्चर चेंज आरएनए की वजह से ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। जैसे माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा था आपने माइकोप्लाज्मा? नहीं था। तो माइकोप्लाज्मा के पास भी सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल ना होने के कारण माइकोप्लाज्मा भी अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता था, जिसके कारण हमने माइकोप्लाज्मा को प्लियोमॉर्फिक बोला था। उसी तरह से एचआईवी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स को क्या पता, मॉलिक्यूल्स अब एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगी इसको किल करने के लिए, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को किल करने के लिए बनी। जब वो एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज गई इसको किल करने, इसने अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करा हुआ था। मतलब एक ही टाइम पे ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हमारी बॉडी में मल्टीपल फॉर्म्स में ये प्रेजेंट है। हमारी बॉडी 2-3 फॉर्म्स को किल कर भी देती है, बट बाकी फॉर्म्स तो प्रेजेंट है ना। और जितनी देर में एंटीबॉडीज बनेंगी उतनी देर में ये हमारे डब्ल्यूबीसीज को ही किल कर देता है। हमारी इम्यूनिटी ही किल हो जाती है। 3 स्टेजेस में जाता है एड्स, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये अगर जैसे और स्टेज 3 में जाकर पता चलता है कि एड्स हुई है। जैसे कैंसर में होता है। पता ही नहीं चलता पहले। सिम्टम्स क्या आएंगे, अगर किसी के अंदर एचआईवी वायरस चला गया है, अब उसको सिम्टम्स क्या आएंगे, उसको सिम्टम्स आएंगे, उसको फीवर हो गया। तो हमें जब फीवर होता है हम क्या करते हैं, हम डोलो खाते हैं, हम जाते हैं, हम चेक भी नहीं करवाते कि फीवर हुआ क्यों, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। अगर कोई गलती से डॉक्टर हमारा ब्लड टेस्ट कर ले तो हम उसको गालियां देकर आ जाते हैं, अपने पैसे बनाता है, हम यही बोलकर आते हैं ना। तो ये जैसे एचआईवी जो नॉर्मली एयर में है तो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन ही हो जाना चाहिए एचआईवी से नहीं होती, आधी पॉपुलेशन नहीं होती है, वो क्योंकि सिर्फ ब्लड का कांटेक्ट चाहिए। तो हम किसी का रेजर यूज ही नहीं करते। अगर अच्छा, अब जहां पर सेक्सुअल कांटेक्ट ज्यादा रहता है, इंडिया में सेक्सुअल कांटेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहता, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते। इंडिया में 1 पार्टनर सिस्टम है। अब जहां पर मल्टीपल पार्टनर सिस्टम है, बैंकॉक हो गया, तो वहां पर एड्स है, वहां पर फिर ज्यादा है एड्स। ये ब्लड में आना चाहिए तो अगर मैं खाया खाने के बाद फिर बॉडी सिक्रीशंस में आ जाता है। अब अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो ब्लड कहाँ है, वहां बॉडी सिक्रीशन है, वहां वो सिक्रीशंस में होता है। ऐसे तो नॉर्मल एयर में तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएगा। वैसे क्लोज सिस्टम हाँ, नहीं कर पाएगा। तो एचआईवी हमें एड्स कॉज करता है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है जनरली। बस ये एचआईवी का ये लास्ट पॉइंट था। जनरली प्लांट के जो वायरसेस होते हैं, प्लांट के जो वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। बट नीट के लिए पॉइंट है, एक्सेप्शनल केस, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये नीट का पॉइंट है, कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस नीट का पॉइंट है। कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस में डीएनए प्रेजेंट होता है। जनरली प्लांट में आरएनए, प्लांट वायरसेस में आरएनए प्रेजेंट होता है। और जनरली एनिमल वायरसेस में, एनिमल वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट होता है। जनरली एनिमल वायरसेस में डीएनए प्रेजेंट होता है, बट कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके पास आरएनए प्रेजेंट होगा। अब आपका टाइम हो गया तो ये मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगी।